तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एसएससीडी 2026 के लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं जो 13 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसमें हमने क्या करने का प्रयास किया है कि पहले हम टॉपिक बताते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन बताया, फिर उसका आंसर बता रखा है, फिर उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में वो फैक्ट बताने का प्रयास किया है जो एसएससी ने 2025 में जो एग्जाम हुए थे उसमें जो 3-4 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उसी को हमने अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में डालने का प्रयास किया है। हमारा जो प्रयास है वो वही है कि जो आने वाले एग्जाम है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन हमारी इन 10-10 मिनट की वीडियो से आपको मिल सके। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि उनको 100% एनालिसिस भी मिल सके और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिल सके जो आने वाले एग्जाम में उनको 100% बेनिफिशियल दे सकता है। फिर भी कोई कमी रहती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि जो आने वाली वीडियो है हम उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कालबेलिया लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये अपने राजस्थान का है। ठीक है, अब इसे किस नाम से जाना जाता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देता हूँ मैं आपको। तो इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे इसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह है कालबेलिया जनजाति जिसे सपेरा के नाम से भी जाना जाता है उसके द्वारा किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, वर्ष 2010 में इसे यूनेस्को में कालबेलिया को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, और कालबेलिया जो नृत्य है इसकी जो प्रमुख गायिका है वो जो कलाकार है वो गुलाब चंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था योजना से क्वेश्चन पूछा गया था और योजना में भी पीएम यशवी योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था पीएम यशवी योजना का पूर्ण रूप क्या है, इसका जो पूर्ण रूप है पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया के लिए। ठीक है, अब इसमें किस किस जनजाति को दिया जाता है, कौन सी कैटेगरी को दिया जाता है वो भी देख सकते हो आप। तो इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे यह योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी जाती है। कभी कभी मंत्रालय भी पूछ लेता है किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, ओबीसी ईबीसी और डीएनटी श्रेणी के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था पारस टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था पारस जिसकी फुल फॉर्म भी कोई भी पूछ लेता है तो आप याद कर सकते हो PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च होता है। इसका मतलब इस टेलीस्कोप को कहाँ स्थित किया गया है ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बता दी एक्स्ट्रा के लिए आपको। ये स्थित है अपने माउंट आबू राजस्थान के अंदर। समझ में आया? अब इसके इंपोर्टेंट फैक्टर देख लेंगे अपन। तो आप देखोगे यह माउंट आबू की गुरु शिखर वेधशाला में स्थित है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य है सौर मंडल के बाहर नए ग्रहों की खोज करना इसका प्रमुख कार्य है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया था। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछ रखा था MS पावर पॉइंट की नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल+M का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की दो और बन सकती है वो भी मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर में आप देखोगे कंट्रोल+N ये नई प्रेजेंटेशन फाइल खोलने के लिए उपयोग की जाती है, जबकि जो कंट्रोल+S होती है ये फाइल को सेव करने के लिए उपयोग की जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था पेरिस 2024 के ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पेरिस 2024 में ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते। ठीक है, और किस खिलाड़ी ने एक ही संस्करण में 2 पदक जीते, वो जीते अपने मन्नू भाकर ने। कितने उस टाइम जो पदक जीते थे 6 पदक थे। अब कौन से थे वो भी बता देता हूँ। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मन्नू भाकर, और इन्होंने शूटिंग में जीते थे। ठीक है, अब इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखोगे कितने गोल्ड मिले, कितने रजत मिले, कितने कांस्य मिले। टोटल 6 पदक थे जिसमें एक तो सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे। सिल्वर किसने प्राप्त किया था? अपने नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया था। ठीक है, मन्नू भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली स्वतंत्र भारत की पहली एथलेटिक बन चुकी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा था मोहन बागान एथलेटिक क्लब से क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है, तो ये अपने कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में इसकी स्थापना 15 अगस्त 1819 को हुई थी। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब माना जाता है और यह एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लबों की सूची में एक है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था इलाहाबाद के स्तंभ से क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इलाहाबाद किले में स्थापित होने से पहले इलाहाबाद स्तंभ मूल रूप से किस स्थान पर स्थित था? तो वह कौशाम्बी में स्थित था। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था वो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो वो भी इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। बाद में अकबर ने इसे कौशाम्बी से प्रयागराज, जिसे अभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, कि किले में लाया था। ठीक है, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो भी देख लो आप देखोगे इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति खुदी हुई है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में शूटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, समझ में आया? उन्होंने क्वेश्चन पूछा था निशानेबाजी में व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वह अपने अभिनव बिंद्रा है। ठीक है, अब कौन सा ओलंपिक में जीता था और उसका सन क्या था वो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आप देखोगे उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और यह किसी भी व्यक्तिगत खेल में भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक माना जाता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में शूटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैंने भी पढ़ लिया, सॉरी रिपीट हो गया। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था आर्ट एंड कल्चर में केरल का प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है? ठीक है, आप देखोगे राजा महाबली की याद में केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वह ओणम मनाया जाता है। अब वो कितने दिन चलता है और किसके प्रतीक के रूप में मनाया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे ओणम केरल का एक फसल उत्सव है जो 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, और यह मलयालम कैलेंडर के पहले महीने जिसे चिंगम के नाम से जाना जाता है में मनाया जाता है। ठीक है, इसकी मान्यता क्या है वो भी देख लो। इसके दौरान राजा महाबली पाताल लोक से अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पे आए थे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 है, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और उसमें क्या क्या हुआ था वो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूंगा मैं आपको। तो आप देखोगे ये इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे नियम के अनुसार भारत की प्रधानमंत्री ही योजना का आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तीसरी योजना की शुरुआत नेहरू जी के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन 1964 में उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री इसके अध्यक्ष बने थे। मतलब ये एकमात्र ऐसी थी जिसमें अध्यक्ष चेंज हुए थे। ठीक है, और इस योजना को गोडगिल मॉडल के नाम से जाना जाता है क्योंकि डी आर गोडगिल इसके उपाध्यक्ष थे। समझ में आया? ठीक है, तो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों याद रखना है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन चेंज होकर बने थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था प्रयाग प्रशस्ति उससे क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है को सबसे पहले किसने डिकोड या अनुवादित किया था? तो उसे जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, अभी किसके दरबारी कवि थे और कहाँ लिखा गया था वो भी देख सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे इस शिलालेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने कौन सी लैंग्वेज में की थी? संस्कृत में की थी। ठीक है, इसमें सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों और उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जेम्स प्रिंसेप ने 1834 से 1837 के दौरान प्राचीन ब्राह्मी लिपि को भी डिकोड किया था। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति की परामर्श जो शक्ति है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो वह आर्टिकल 143 की तरह से ले सकता है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में जो इंपोर्टेंट आर्टिकल और राष्ट्रपति से रिलेटेड है वो भी देख सकते हो आप। अनुच्छेद 123 ये क्या है? इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आर्टिकल 72 इंपोर्टेंट है वो भी देख सकते हो, जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकती है। इसमें क्या होता है जिसे फांसी लगने वाली है उसे उम्र कैद के रूप में भी ये रूपांतरित कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार से क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था? तो वह आर्टिकल कौन से? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो आर्टिकल चार्टर एक्ट 1813 था उसमें क्या हुआ था? उसमें एक्ट में क्या हुआ था? चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और लेकिन जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें कंप्लीट समापन हो गया था। इसमें आप देखोगे 1833 के चार्टर एक्ट में चाय चीनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था, जिससे कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक कंपनी बन गई थी। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो भारत माता के चित्र से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारत माता का प्रसिद्ध चित्र सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह अपने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें गलत लिखा हुआ है मेरे से। ठीक है, और कब बनवाया था वो भी देख सकते हो।
तो यह पेंटिंग 1905 में बनाई गई थी। ठीक है, शुरुआत में इसे बंगा माता के नाम से जाना जाता था, जो बाद में इसे रसीप्रिया होने के बाद भारत माता के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हमने एसएससी जीडी की जो पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज है उसी को हमने चला रखी है। इसमें पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आंसर बताऊंगा, फिर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो बताऊंगा जो ऐसे होंगे जो आने वाले जो एग्जाम में 2026 के भी, उसमें 3 से 4 नंबर आपको इन्हीं वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के पोस्टमार्टम तक जाता हूँ, ताकि हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला सके। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, बाय।